प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और उससे संबंधित प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करवाया था। ठीक है, उस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग जा करके उसको देख लीजिए। उसके बाद ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, या फिर आप लोग चैनल पे भी जा करके प्लेलिस्ट में अलग से क्लास 10th का प्लेलिस्ट में उसका ग्रुप बना हुआ है, वहां पे आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, आज उस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। आज प्रश्नावली 1.2 और साथ ही साथ 1.3 को भी कवर करने का प्रयास किया जाएगा और वीडियो बहुत लंबा ना हो इसका भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं हम लोग देखेंगे। ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना, जैसे 2, 4, 2 अभाज्य संख्या है, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15 इस तरीके की जो भी संख्याएं हैं आपकी वो क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं इनका गुणनखंड जब हम लोग करेंगे, 4 का जब गुणनखंड करते हैं तो इसका गुणनखंड 1 के रूप में हो सकता है 1 गुणे 4, या 2 के रूप में हो सकता है 2 गुणे 2। ठीक है, या फिर 4 के रूप में भी हो सकता है 4 गुणे 1। इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 1 है, 2 है, 4 है। इसलिए ये जो 4 आप लोग देख रहे हैं ये कैसी संख्या है? वो भाज्य संख्या है। ठीक, ऐसे ही 6 के लिए होगा, आप लोग समझ सकते हैं। 6 के लिए भी इस तरीके से बनेगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 से भी कटती है संख्या और साथ ही साथ 6 से भी कटेगी, यानी कि 1 होगा इसका गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 3, 1 गुणे 6 हो सकता है, 2 गुणे 3 हो सकता है, 6 गुणे 1 हो सकता है। कहने का मतलब ये है 6 के गुणनखंड में 2 से अधिक संख्याएं सम्मिलित होंगी। ठीक है, अगर 2 से अधिक संख्याएं सम्मिलित होती हैं किसी भी संख्या के गुणनखंड में तो वो सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है अभाज्य संख्याएं, नॉन डिविजिबल नंबर्स। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या है? ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो आपकी कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 हो गया, 3, 5, 7, 11 इस तरीके की जो भी संख्याएं हैं आपकी वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं क्या बताया जा रहा है। इसका 2 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो इसमें 1 सम्मिलित हो सकता है या फिर 2 सम्मिलित हो सकता है, क्योंकि 1 का गुणा 2 में कराएंगे 2 1 के 2 आता है। ठीक है, या 3 का भी ऐसे करेंगे तो इसके गुणनखंड में केवल 1 और 3 आएगा, 3 1 के 3 होता है। उसके बाद 5 में भी ऐसे ही 1 और 5 होगा, 7 में भी 1 और 7 होगा, ऐसे 11 में भी 1 और 11 होगा। कहने का मतलब ये है इस प्रकार की संख्याएं जिनके गुणनखंड में केवल 2 ही संख्याएं सम्मिलित होती हैं, एक तो वो स्वयं संख्या होती है, दूसरी संख्या 1 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो आपकी संख्याएं बनेगी वो पूरी की पूरी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे होंगे भाज्य में और अभाज्य में दोनों में से किसी में भी 1 सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो संख्या 1 होती है वो ना तो भाज्य होती है, ठीक है, ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है, क्योंकि इसका केवल 1 ही गुणनखंड होता है। ना तो 2 गुणनखंड होता है, ना तो 2 से अधिक होता है। इसलिए 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है।
ठीक है, आप लोग ये सब जानकारियां आप लोगों को होनी चाहिए, इसलिए विशेष रूप से यहाँ पे आप लोगों को बता दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग आपकी आती है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, ये प्रमेय क्या कहती है, देखिएगा आप लोग। ये प्रमेय कहती है कि कोई भी संख्या हो, कोई भी भाज्य संख्या हो, जैसे हम लोग 4 ले लें, 6 ले लें, 8 ले लें, ठीक है, 9 ले लें, 10, 12, कोई भी भाज्य संख्या हो, उस भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है ना, एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिएगा। प्रत्येक भाज्य संख्या के गुणनखंड को अभाज्य संख्याओं के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यही आपकी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। इस प्रमेय को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग उदाहरण का सहारा लेंगे। आइए देखते हैं, जैसे कोई भाज्य संख्या मान लेते हैं 8 है, इस 8 को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे 8 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे 2 चौके 8 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 एके 2 होगा। ठीक है, इसका गुणनखंड आपका बन जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ठीक, ऐसे ही इच्छा को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3। ठीक है, ऐसे ही अन्य संख्याओं को, अन्य भाज्य संख्याओं को हम लोग गुणनखंड करके लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे जो 8 जो था वो भाज्य संख्या थी, और इसका जो गुणनखंड बना है वो अभाज्य संख्या के रूप में बना है। ठीक, ऐसे ही संख्या 6 भी एक भाज्य संख्या थी, इसको भी हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में परिवर्तित कर दिए हैं। तो यहाँ से आप लोगों का क्लियर होता है, कोई भी अभाज्य संख्या के रूप में हम लोग किसी भी भाज्य संख्या को परिवर्तित कर सकते हैं। कहने का मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यहीं से बात आगे हम लोग बढ़ाएंगे। इसी बाद हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की सहायता से ही HCF यानी कि मासा और LCM यानी कि लासा ज्ञात करने का फार्मूला सीखेंगे। ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ पे जो भी भाज्य संख्याएं रहेंगी, सबसे पहले उसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में परिवर्तित कर लेने के पश्चात इन दोनों गुणनखंडों में जो भी संख्याएं कॉमन होंगी, सबसे छोटे घात वाली संख्याएं सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करने के पश्चात उसको घातांक के रूप में लिख लेंगे। घातांक के रूप में लिखने का तात्पर्य सिर्फ यही इतना है, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 का गुणा हम लोग 3 बार कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 को 3 बार गुणा करके लिखा गया है। इसका मतलब ये है, ये हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात में 3 है। ठीक, ऐसे ही 2 गुणे 3 का मतलब होता है 2 की घात में भी 1 है और 3 की घात में भी 1 है। क्लियर है ना। यहाँ से हम लोग HCF और LCM फाइंड करने का फार्मूला जो हम लोग सीखेंगे, वो फार्मूला बस यही इतना है कि सबसे पहले संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। उसके पश्चात जब HCF निकालने लगेंगे तो HCF के लिए हमारा जो दोनों में उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात होगी उसी का हम लोग गुणा कर देंगे। कहने का मतलब ये है, दोनों गुणनखंडों में HCF बराबर दोनों गुणनखंडों में उभयनिष्ठ, दोनों गुणनखंडों में उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल, या सबसे छोटी घातों की संख्याओं का गुणनफल, घातों की संख्याओं का गुणनफल। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल्स लिए हैं, इसी में समझने का प्रयास करते हैं। अभी जैसे मान लेते हैं 8 और 6 का हमें HCF फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे बना हुआ है आपका, इन दोनों गुणनखंडों में जो कॉमन होगा, ठीक है, सबसे छोटी घात जो कॉमन होगी वही लिख देना है। ठीक है,
जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 8 का है 2 की पावर में 3 और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो 2 की घात में 1 सबसे छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे 2 की घात में 1 लिख देंगे। कहने का मतलब आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका एचसीएफ है 8 और 6 का। क्लियर है ना? मतलब कहने का ये है, जो भी अभाज्य गुणनखंड हम लोग बनाएंगे उन अभाज्य गुणनखंडों में जो सबसे छोटी कॉमन पावर्स होंगी उन्हीं संख्याओं को लेकर के मल्टीप्लाई कर देना है। जितना आपका बनेगा वो हो जाएगा क्या, एचसीएफ। ठीक है, ऐसे ही एलसीएम आपका आता है। एलसीएम बराबर दोनों गुणनखंडों में सबसे बड़ी घातों की संख्याओं का गुणनफल, घातों की संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, मतलब सभी संख्या लिखनी है, जो बड़ी घात की रहेगी वही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग एलसीएम फाइंड करें 8 और 6 का, तो यहाँ से आपका बन जाएगा, इसमें जो सबसे बड़ी घात है वो लिखना है। ठीक है, और सभी संख्या लिखना है, कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, चाहे दोनों में हो या फिर एक ही में हो, उसको हम लोग लिख देंगे। क्लियर है ना? आइए देखते हैं, यहाँ पे दो दोनों में है, 2 की पावर में जो सबसे बड़ी घात होगी वही लिख देना है। तो सबसे बड़ी घात है आपकी 3, 2 की पावर में 3 लिख देंगे, और साथ ही साथ और कोई संख्या अगर यहाँ पे है तो उसको भी लिखना है। और संख्या यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं है गुणनखंड में, तो इसलिए 3 ही सबसे बड़ी घात होगी, इस 3 को भी लिख देंगे। कहने का मतलब आपका यहाँ से बन जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, और इंटू 3, 8 3 24 होता है, यहाँ पे लिख देना है 24। क्लियर है ना? दोनों में जो सबसे छोटी पावर होगी उसको लिख देंगे, तो वो उभयनिष्ठ होनी चाहिए। सबसे छोटी पावर अगर हम लोग लिखेंगे तो एचसीएफ हो जाएगा, और दोनों को मिक्स करके सबसे बड़ी पावर्स को लिख देना है, चाहे उभयनिष्ठ हो या फिर ना हो, उसी पावर्स को लिख करके हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो बनेगा वो हो जाएगा कितना, एलसीएम। ठीक है, इसके पश्चात एक छोटा सा फार्मूला और है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर प्रश्नावली पे चलेंगे। तो फार्मूला आपका है एचसीएफ, किन्हीं भी दो संख्याओं के लिए है ये, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसको हम लोग प्रश्नावली में ही प्रूफ करके वहां पे देखेंगे, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। आइए पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, और पहली संख्या आपकी दी गई है 140। मतलब ये है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। आइए समझते हैं। 140 का हम लोग सबसे पहले करेंगे गुणनखंड। यहाँ पे 140 लिखेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 14, 2 शून्य 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से काटेंगे हम लोग, 2 3 6, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 5 से कटेगा, 5 7 35 और 7 1 7। क्लियर है ना? तो यहाँ से आपका 140 का अभाज्य गुणनखंड बन गया है 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7। ठीक है ना? तो यहाँ से आपका ये हो सकता है 2 बार आया हुआ है, ये हो जाएगा 2 की पावर में 2 इंटू मतलब 5 गुणे 7। ये आपका हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ऐसे ही दूसरा आपका दिया गया है 156, पहले का सेकेंड पार्ट है 156। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करते समय विशेष रूप से ध्यान देंगे, 2 3 5 7 11 यानी कि अभाज्य संख्याओं से ही उन संख्याओं को काटना है जिसका हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं से ही हम लोग काट करके गुणनखंड लिखेंगे उसका। इसलिए आगे चलिए देखते हैं। 156 यहाँ पे दिया है, 2 से काटेंगे, 2 से 14, 1 15 होता है, 16 बनेगा, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, 13 3 39, फिर 13 1 13 होता है। ठीक है ना? तो यहाँ से आपका बन जाएगा 156 बराबर 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 आपका 2 बार है, 2 की पावर 2 हो जाएगा, गुणे 3 और गुणे में 13। ये आपका हो गया 156 का
अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसी प्रकार से 2-3 और आपके दिए गए हैं, उसको आप लोग स्वयं करेंगे। आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 आपका दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल है कि नहीं। मतलब जो फार्मूला हमने आप लोगों का लिखा है वो यहाँ पे प्रूफ होता है कि नहीं होता है, उसी को चेक करना है। और पहला क्वेश्चन है आपका सेकंड में 26 और 91। ठीक है, आइए चेक करते हैं। 26 और 91 लेंगे, उसका हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे और उसको चेक करेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं के गुणनफल के होता है कि नहीं होता है। दूसरे का पहला प्रश्न है 26 और 91। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो हम लोग 26 का गुणनखंड करेंगे। 26 का गुणनखंड आपका यहाँ बगल में कर देते हैं। 26 होता है आपका 2, 13 और 13 1 13। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। 26 का आपका बन गया 2 गुणे 13। ठीक, ऐसे ही 91 का हो जाएगा 7 से काटेंगे, 7 1 7 और 7 2 9, 7 3 21, फिर 13 से कटेगा, फिर से 91 होता है 13 1 13। ठीक है, तो यहाँ से आपका बन गया 91 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो आपका बन रहा है 7 और 13। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 26 91, 26 और 91 का जो एचसीएफ होगा हमने आप लोगों को बताया था, दो एचसीएफ निकालते समय दोनों में जो उभयनिष्ठ रहेगा उसी उभयनिष्ठ की सबसे छोटी पावर लिख देनी है। ठीक है, तो उसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे छोटी पावर यहाँ पे उभयनिष्ठ की है 13, तो यहाँ पे 13 की घात में 1 सबसे छोटी है, तो यहाँ पे लिख देना है 13। ठीक है, ठीक ऐसे ही एलसीएम लिखेंगे 26 और 91 का। जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखना है, जो नहीं कॉमन है उसको भी लिख लेना है। जो नहीं कॉमन है वो संख्याएं आपकी 2 और 7 हैं, तो यहाँ पे 2 और 7 को भी लिख लेना है। यहाँ से आपका बन जाएगा 13 दूनी 26 गुणे 7 बराबर हो जाएगा 7 संग 42 और 7 दूनी 14, 14 4 18। ठीक है, ये हो गया आपका एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। अब हम लोग चेक करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर एलसीएम और एचसीएफ दोनों का हम लोग गुणा कराएंगे। एलसीएम आपका है 182 और इंटू एचसीएफ आपका है 13। ठीक है ना, यहाँ से हो जाएगा 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2 और 13 104, 104 में 2 जोड़ेंगे 106 हो जाएगा, हासिल 10 बनेगा, 13 के 13 10 23 हो गया है। ये आपका बन गया एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर 2366। अब आगे चेक करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल देखना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब जो दोनों संख्याएं हमारे पास 26 और 91 हैं उन्हीं का गुणा कर देना है। तो 26 आपका 26 हो गया और इंटू 91 है, 91 में 26 से गुणा कराएंगे तो ये भी आपका आएगा 2366। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम करने पर, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों का गुणा कराने के बाद भी 2366 आ रहा है और साथ ही साथ दोनों संख्याओं को गुणनफल करने पर भी 2366 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्लियर है ना, ये आपका हो गया एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये ऐसे ही आप लोगों का ये प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें और जो क्वेश्चंस हैं, अब बाकी दोनों जो पार्ट है उसको आप लोग कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए
और पूर्णांक आपके दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका दिया गया है, पहला प्रश्न है 12, 15 और 21। ठीक है, 12, 15 और 21 आपका दिया गया है, उसी का करना है गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। आइए चलते हैं। थर्ड आपका दिया गया है, थर्ड का पहला है 12, 15 और 21। तीसरे का पहला है 12, 15 और 21। इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग सीधा कर सकते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, यहाँ 12 होता है, इसको लिख देंगे। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात में 2 और गुणे में 3। 2 दूनी 4, यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7 हो जाएगा। 3 का मतलब 3 की पावर में 1 है, 5 का मतलब 5 की पावर 1 है, ऐसे 7 का मतलब 7 की घात में 1 है। यहां से हम लोग लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 12, 15 और 21 का हमें एचसीएफ जब निकालने लगेंगे तो क्या करना है, तीनों में देखना है सबसे छोटी घात में कौन सी संख्या कॉमन है। ठीक है, तो सबसे छोटी घात में जो संख्या कॉमन है वो संख्या आपकी है 3 की घात में 1, 3 की घात में 1 और साथ ही साथ यहाँ पर भी 3 की घात में 1 है। तो तीनों में 3 की घात 1 कॉमन है, इसलिए इसका एचसीएफ फाइंड करते समय हम लोग क्या करेंगे, 3 की घात 1 यानी कि 3 को लिख देंगे। क्लियर है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एलसीएम की तरफ। आपका हो जाएगा एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21 बराबर। एलसीएम निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो कॉमन संख्या है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो नहीं कॉमन है उसको भी लिख लेना है। ठीक है ना। तो सब में कॉमन जो संख्या है वो 3 है, उसको लिख लेंगे 3 की घात में 1। अब आपका जो बच रहा है वो है 2 की घात 2, इसको लिख लेना है। 5 की घात 1 लिख लेना है और साथ ही साथ 7 की घात में 1 भी लिख लेना है। ठीक है ना, ये आपका बन गया। बराबर ये हो जाएगा 3 गुणे 2 दूनी 4 और 5 गुणे 7। ठीक है ना, ये हो जाएगा 4 3 12, 12 5 60, 60 गुणे 7 करेंगे तो 420 आएगा। ठीक है ना, ये आपका हो गया एलसीएम 420 और एचसीएफ आपका आ रहा है 3। ठीक है, इतना क्लियर है। आई होप समझ में आ रहा होगा। एलसीएम निकालते समय और एचसीएफ निकालते समय क्या क्या करना है इसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है, यदि 4 है आपका, यदि एचसीएफ ऑफ 306 and 657 इज इक्वल्स टू 9 है, तो कह रहा है आपका एलसीएम इसका फाइंड कीजिए। एलसीएम ऑफ 306 and 657 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। मतलब ये है आपका मासा दिया गया है, लासा पूछ रहा है। ठीक है, मासा आपका दिया गया है, लासा पूछ रहा है, तो इसको हम लोग देखेंगे। हमने पीछे आप लोग फार्मूला भी बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, इसी में हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यहाँ पे एलसीएम लिख देना है इंटू एचसीएफ आपका दिया गया है 9 है, यहाँ पे 9 लिख देना है और दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब दोनों संख्याएं गुणा में लिख देनी है। मतलब ये आपका बन जाएगा 306 और गुणे 657। ठीक है, 9 उधर कर लेना है, एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे में 9 आ जाएगा। ठीक है ना, 9 से इसका कैंसिल करेंगे, यहाँ से आपका बनेगा 9
तो 1 27, 27 3 30 होता है, 9 चौके 36 बराबर हो जाएगा 34 गुणे 670 22,338। ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का ये है एलसीएम ऑफ 306 और 657 बराबर आपका बनेगा 22,338। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि जो 6 की घात में n है वो n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त होगी या नहीं। आइए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे लिखेंगे सिंस वह संख्याएं जो शून्य पर समाप्त होती हैं, हम लोग जानते हैं कि वह संख्याएं जो शून्य पर समाप्त होती हैं वह 5 से विभाज्य होती है। ये आप लोगों को पता होगा, कोई भी संख्या आप लोग ले लीजिए जो जिसके लास्ट में शून्य होगा तो निश्चित रूप से वो 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, चेक कर सकते हैं। वह संख्याएं जो शून्य पर समाप्त होती हैं वे 5 से विभाज्य होती हैं। ठीक है, इसलिए 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर हम लोग 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करके चेक करते हैं। तो यहां से आपका बनेगा 6 की पावर n बराबर 6 का गुणनखंड होता है 3 गुणे 2 की पावर में n है, n लिख देना है। ये हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 की पावर में n इंटू 2 की पावर में n। ठीक है, अब ये जो गुणनखंड है आपका वो है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय आपकी कहती है कि कोई भी गुणनखंड जो कि अभाज्य संख्याओं के रूप में हुआ होता है वो अद्वितीय होता है। कहने का मतलब उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता या बदला नहीं जा सकता है। ठीक है ना, तो ये यूनिक होता है वो जो भी गुणनखंड होता है। तो ये हम लोग अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड किए हैं। यहाँ पे लिखेंगे सिंस अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार उपर्युक्त गुणनखंड अद्वितीय है, यूनिक है। अद्वितीय का मतलब इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता अभाज्य गुणनखंड, तो ये अद्वितीय है। ठीक है, इसलिए 6 की पावर n बराबर आपका मिलेगा 3 की पावर n और 2 की पावर n। ठीक है, यहां लिखेंगे सिंस या पुनः 6 की पावर n के गुणनखंड में 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 अनुपस्थित है। जबकि हमने आप लोगों को अभी बताया कि कोई भी संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसमें 5 जरूर होना चाहिए। कहने का मतलब वो 5 से कटनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 से जो संख्या है विभाजित नहीं होगी 6 की पावर n। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस पुनः 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 अनुपस्थित है, इसलिए 6 की पावर n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से हमने आप लोगों को बताया कि जो 6 की पावर n है उसके गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए n के किसी भी मान के लिए हम लोग 6 की पावर n को शून्य पर समाप्त नहीं कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13
और प्लस में 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में 5 भाज्य क्यों है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। पहला आपको चेक करना है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 और दूसरा आपको चेक करना है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में 5। इसको चेक करना है कि ये दोनों संख्याएं जो हैं वो भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इन दोनों में हम लोग देख रहे होंगे दोनों में 13 कॉमन है। यहाँ पे 13 को हम लोग कर लेंगे कॉमन। ठीक है, 13 को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से आपका बनेगा 7 गुणे 11, यहाँ से 1 हो जाएगा और यहाँ 13 को जब कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही ये जो संख्या है इन दोनों में देख रहे हैं 5 कॉमन है तो हम लोग 5 को बाहर करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में कितना, 1। ठीक है, अब देख रहे हैं ऊपर वाली संख्या में 13 कॉमन है, नीचे वाली संख्या में 5 कॉमन है। इसका मतलब ये है अगर इस पूरी संख्या को 13 से भाग दे दिया जाएगा तो 13 से कट जाएगी और साथ ही साथ इस पूरी संख्या को अगर 5 से भाग दे दिया जाएगा तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे सिंस उपर्युक्त संख्याओं में क्रमशः 13 और 5 उभयनिष्ठ हैं। 13 और 5 उभयनिष्ठ हैं, इसलिए उपर्युक्त संख्याएं क्रमशः 13 व 5 से भाज्य होंगी। कहने का मतलब इन संख्याओं में अगर हम लोग 13 और 5 से भाग करेंगे तो वो निश्चित रूप से कट जाएंगे। ठीक है, तो 13 और 5 से अगर भाज्य होंगी तो दी गई संख्याएं क्या बन गई हमारी, इसलिए दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है आपका, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलें। ठीक है, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सोनिया द्वारा 18 मिनट लग रहा है और रवि द्वारा 12 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका 7, यहाँ पे नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे लिखेंगे सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर, सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में जो समय लग रहा है वो आपका है 18 मिनट। यहाँ पे लिख देंगे 18 मिनट। ऐसे ही रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर दूसरा है आपका 12 मिनट। ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसा समय ज्ञात कीजिए जिसमें वे दोनों पुनः मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब सीधा हम यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं अभीष्ट समय, यानी कि जो समय वो पूछ रहा है उसी समय की बात हम लोग कर रहे हैं। अभीष्ट समय बराबर इन्हीं दोनों का एलसीएम हम लोग को निकाल लेना है। ठीक है, तो क्योंकि कम से कम समय में बताना है, कम से कम का मतलब ये होता है न्यूनतम और न्यूनतम का मतलब होता है लघुत्तम और लघुत्तम आपका एलसीएम होता है। यहाँ से लिख देंगे एलसीएम 18 और 12 का। ठीक है, अब एलसीएम 18 और 12 का हम लोग निकालेंगे। 18 और 12 का जो आपका एलसीएम बनेगा यहाँ से हम लोग फाइंड करने का प्रयास करते हैं। 3 × 18
3 दूनी 6 और 2 1 के 2 आपका हो जाएगा। ऐसे ही 12 का कर लेना है। 12 का आपका बनेगा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 के 3, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका 18 का गुणनखंड बन रहा है 3 गुणे 3 गुणे 2, मतलब 2 एक बार है और 3 2 बार है, ठीक है ना। 3 गुणे 3 मतलब 3 पावर 2, जैसे 2 है। और साथ ही साथ ऐसे 12 हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब 2 की घाते 2 है और 3 की पावर में 1 है, ठीक है। यहाँ से एलसीएम इज इक्वल्स टू, दोनों का एलसीएम फाइंड करते समय हम लोग जो सबसे बड़ी पावर्स होती हैं उन्हीं को लिख लेना होता है। तो 3 की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है, तो 3 घाते 2 लिख लेना है। और 2 की जो सबसे बड़ी घात है यहाँ पे देख लेना है, यहाँ 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, तो सबसे बड़ी 2 घात है, यहाँ पे लिख देना है आपका 2 की घात में 2, ठीक है। 2 की घाते 2 का मतलब होता है 4 और 3 घाते 2 का मतलब होता है 9। 9 और 4 का गुणा कराएंगे, ये आ जाएगा आपका 36। कहने का मतलब ये है 36 मिनट में ये सोनिया और रवि एक दूसरे से पुनः उसी समय पर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका 1.2 प्रश्नावली समाप्त होती है। अगली प्रश्नावली पर पढ़ने से पहले हम लोग एक प्रमेय है उसको कवर करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली 1.3 की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वो प्रमेय बहुत ही आसान है और उसी प्रमेय की सहायता से उस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। सभी क्वेश्चंस में केवल 2 टाइप है, उन दोनों टाइप के प्रश्नों को आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्रमेय क्या है। प्रमेय आपकी कहती है, अगर मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या p है, ठीक है, वो किसी संख्या a² का गुणनखंड है। कहने का मतलब अगर कोई अभाज्य संख्या p किसी संख्या a² को अगर किसी भी संख्या a² को अगर काट रही है यानी कि विभाजित कर रही है, तो यही संख्या p इस संख्या के वर्गमूल यानी कि a को भी विभाजित करेगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं, यदि कोई अभाज्य संख्या p किसी अन्य संख्या a² को विभाजित करती है तो वही संख्या p संख्या a को भी विभाजित करेगी। बहुत ही सिंपल सी प्रमेय है, ठीक है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही सिंपल था, आप लोग समझ गए होंगे। p अगर a² को विभाजित कर रहा है तो यही p इसके वर्गमूल यानी कि a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। आइए प्रश्नावली की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमने पीछे आप लोगों को अपरिमेय संख्या की परिभाषा में भी बताया था, कोई भी अभाज्य संख्याएं हैं उन्हीं अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल को, अभाज्य संख्या का मतलब ये था कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, जो भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है उन्हीं के वर्गमूल को हम लोग क्या कहते हैं, उसी के वर्गमूल को कहते थे अपरिमेय संख्या। वह अपरिमेय संख्या निश्चित रूप से √5 है, तो इसको प्रूफ करने का तरीका थोड़ा सा विरोधाभास की तरह होगा। विरोधाभास का मतलब ये है हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, ये हमें पता है कि अपरिमेय है, इसको हम लोग परिमेय मान करके चलेंगे, फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जिससे हमें लगेगा नहीं हम लोग गलत माने हैं, ये परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय है, ठीक है। आइए समझते हैं, इस प्रमेय की सहायता से ही सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन था √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है, तो यहां से हम लोग मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या होगी तो इसको हम लोग p/q के रूप में यानी कि यहाँ पर हम लोग a/b कंसीडर कर लेते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य का मतलब ये होता है कोई भी गुणनखंड इन दोनों संख्याओं में कॉमन नहीं है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर सके, ठीक है। आइए समझते हैं, अगर √5 एक परिमेय संख्या होगी तो ये कंडीशन यहाँ पे बनेगी, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसका इधर गुणा कराएंगे, a बराबर आपका आ जाएगा √5 और b, वर्ग करेंगे, यहाँ से आपका बनेगा वर्ग करने पर दिस इंप्लाइज दैट a² इज इक्वल्स टू 5b²। अब यहाँ से हम वही प्रमेय लगाएंगे। प्रमेय कहती थी कि
कोई भी संख्या अगर विभाजित हो रही है तो उसका वर्गमूल भी विभाजित होता है। तो यहाँ से पहले हम लोग देखेंगे ए स्क्वायर जो है वो 5 गुणे बी स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब ये है 5 भी ए स्क्वायर का गुणनखंड है। इसका मतलब ये है, दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर का गुणनखंड, ए स्क्वायर का गुणनखंड 5 है। और प्रमेय कहती है कि अगर किसी संख्या के स्क्वायर का कोई अभाज्य गुणनखंड होता है तो उस संख्या का भी वही अभाज्य गुणनखंड होता है। तो अगर ए स्क्वायर का गुणनखंड 5 है तो ए का भी गुणनखंड क्या होगा, ए का भी गुणनखंड 5 होगा। अगर ए का गुणनखंड 5 है इसका मतलब 5 में किसी संख्या से गुणा करने पर वो ए आ जाना चाहिए। जैसे 20 का गुणनखंड हमें पता है 5 होता है, तो निश्चित रूप से 5 में किसी संख्या से गुणा करने पर 20 आएगा। ठीक है, जैसे 5 चौके 20 होता है। ठीक, ऐसे ही ए का भी गुणनखंड अगर 5 है तो निश्चित रूप से 5 में किसी संख्या से गुणा करने पर ए जरूर आएगा। तो यहाँ पे जहां m ए बराबर 5 हम लोग लिखेंगे, जहां पर m एक पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो यहाँ पे m एक पूर्णांक है। समझ में आ रहा है? अगर a बराबर 5m है तो यही a बराबर 5m ले चल के हम लोग समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका बनेगा समीकरण 1 में a बराबर 5m रखने पर b की भी कंडीशन हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ से आपका बनेगा a की जगह पर लिखना है 5m, तो a की जगह पे हो जाएगा 5m का स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। ठीक है, 5×5 हो जाएगा 25 m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आपका बनेगा 5m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। सीधा करके इसको लिखेंगे b स्क्वायर बराबर आपका बनेगा 5m स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर बराबर अगर 5m स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है b स्क्वायर का गुणनखंड, b स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है, 5 है। अगर b स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है तो इसका मतलब ये है b का भी एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रमेय कहती है अगर किसी संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी उसी अभाज्य संख्या से विभाजित होती है। तो वही कंडीशन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। b स्क्वायर 5 से विभाजित था इसलिए b भी 5 से विभाज्य है। यहाँ पे हम लोगों को देखिए कंडीशन मिल रही है, सिंस a और b दोनों 5 से क्या है, विभाज्य हैं। a और b दोनों 5 से विभाज्य हैं। ठीक है, इसलिए a और b कैसी संख्या होंगी, सह अभाज्य नहीं होंगी। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, और अगर a और b सह अभाज्य संख्याएं नहीं है तो हमारा ये जो कंडीशन था ये भी फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे होंगे a बटे b तभी परिमेय संख्या होगी जबकि a और b सहअभाज्य हों। तो अगर a और b सहअभाज्य नहीं है इसका मतलब a बटे b परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, a बटे b परिमेय संख्या नहीं होगी। और अगर a बटे b परिमेय संख्या नहीं है तो a बटे b जिसके बराबर था वो भी परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट √5 परिमेय संख्या नहीं है। अगर √5 परिमेय नहीं है तो कैसी है, अपरिमेय है। यहाँ पे लिख देंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, √5 एक अपरिमेय संख्या है। कहीं पे भी अगर आप लोगों को दिक्कत होती है तो इस वीडियो को रिवाइज करके आप लोग फिर से देख सकते हैं। आप लोग समझिएगा ध्यान से। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड आपका दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका 3 × 2√5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, ऐसे यहां करेंगे, यहां से हम लोग मानेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, माना 3 + 2√5 एक
परिमेय संख्या है। अगर ये कोई परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये होगा कि ये a बटे b के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू a बटे b, जहां a और b क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगी। a और b सहअभाज्य संख्या है। अगर a और b सहअभाज्य संख्या है तो यहां से हम लोग मिलेगा, 3 को साइड ट्रांसफर करेंगे, 2√5 बराबर a बटे b, 3 इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 2√5 इज इक्वल टू, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे 3 भी ऊपर चला जाएगा, बटे में b लिख देना है। ठीक है, अब 2 को नीचे भेज देंगे, उस साइड जाएगा, √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपान में 2b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था a और b सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर a और b सहअभाज्य संख्या है तो इसका मतलब ये है कि a माइनस 3b अपान 2b भी सहअभाज्य संख्या होगी, क्योंकि सहअभाज्य संख्याओं को घटाने पर भी सहअभाज्य संख्या ही मिलेगी। तो यहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं होंगी। दिस इंप्लाइज दैट अगर a माइनस 3b अपान 2b सहअभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये है a माइनस 3b अपान 2b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर कोई भी दो अभाज्य संख्याएं भिन्न में लिखी जाती हैं तो वो संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याएं ना, तो ये परिमेय संख्या बनेगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो यही बराबर है √5 के, तो √5 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, एक परिमेय संख्या होगी। 5 जो आपका है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसका वर्गमूल जो होगा वो आपका एक अपरिमेय संख्या होगा। जबकि हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, √5 एक परिमेय संख्या है, क्या आप लिखेंगे जो कि असंभव है। ठीक है, क्योंकि √5 कभी परिमेय नहीं हो सकती है, जो कि असंभव है, इसलिए अगर ये असंभव है तो ये भी असंभव होगा। कहने का मतलब जो हम लोग ये माने थे वो भी असंभव होगा। कहने का मतलब 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसी तरीके से इस प्रश्नावली के जो भी बच्चे हुए प्रश्न है, 1-2 प्रश्न, उसको आप लोग स्वयं करेंगे। अगर कोई समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, तो हम आप लोगों की समस्या को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चंस को बता दिया जाएगा, जो भी समस्या आप लोग होती है। वैसे अगर इस वीडियो को आप लोग फिर से रिवाइज करके देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग अन्य विद्यार्थियों के पास भी पहुंचाएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता है, आप लोगों की सुविधा के लिए सब्सक्राइब करवाया जाता है, जिससे यहाँ पे जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए तुरंत आप लोगों के पास जानकारी पहुंच जाए और आप लोग वीडियो को पूरा देख सकें। ठीक है, अपने सहपाठियों के साथ भी आप लोग इसको शेयर करेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें उत्साह देता है नए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।